हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हॉरिज़ॉन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में यूपी पुलिस होम गार्ड की परीक्षा को देखते हुए, जैसा कि आप सभी के बीच में 45,000 समथिंग पोस्ट आनी है और आप सभी लोग फटाफट जा करके तब तक ओटीआर ज़रूर कर दें, अनिवार्य है। तो आप सभी लोग वो करेंगे तभी काम आगे होने वाला है। तो आइए आज की इस क्लास में आपको बेहतरीन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा यूपी पुलिस होमगार्ड या यूपी होमगार्ड की जो परीक्षा आने वाली उसके उससे संबंधित जो 100 क्वेश्चन के जीके जीएस आपके आने हैं, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। ये आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत कुछ देने वाली हूँ। आपका 100 क्वेश्चन जितना मतलब 100 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है, वो सारा अभी तक पीवाईक्यू जितना पूछा गया वो कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पर देख रखा होगा कि इसमें हमने लिख रखा है इतिहास। तो इतिहास के बारे में आपको आज इस क्लास में पढ़ाया और बताया जाएगा। तो ध्यान से इस क्लास को देखना और सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलना। और उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में आप सभी लोग जानते चलिएगा और देखते चलेंगे हम लोग आगे आते हैं, है ना? और बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए ये देने वाले हैं यूपी पुलिस होम गार्ड के लिए। तो होम गार्ड की वैकेंसी 45,000 समथिंग आनी है, तो उसके लिए आपको कमर कस लेना है। बाकी आप जो पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। अभी तो हम हिस्ट्री के 400 क्वेश्चन हैं, जो कि पूरा प्रयास करेंगे कि आपको 2 से 3 क्लासों में ये 400 क्वेश्चन उपलब्ध करा दें। इसमें 398 क्वेश्चन है, बट पूरा प्रयास रहेगा कि आपको यहाँ पर पहले प्राचीन इतिहास, फिर उसके बाद आपके मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास, एक-एक करके 3 वीडियो पर तीनों को खल्लास कर दिया जाए। तो क्लास कैसी लगती है ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे इतिहास की। किसकी बातचीत करेंगे? तो इतिहास के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इतिहास के बारे में जानते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए और देखते चलेंगे, यहाँ पर आपको क्या-क्या देखना है। आइए, सबसे पहले यहाँ पर आता है, पहले तो संविधान था पहले, दूसरे नंबर पर आपको इतिहास देखने को मिलती है और ये सामान्य ज्ञान है। क्या है? सामान्य ज्ञान। जैसा कि मैंने कहा कि इस सामान्य ज्ञान पर आपको ये सब देखने को मिलेगा कि जैसे इतिहास हो गई, भूगोल हो गई, संविधान हो गया, आपका सामान्य विज्ञान हो गया है, ठीक है? अर्थशास्त्र हो गया, पर्यावरण हो गया, उत्तर प्रदेश से फसल भी आएगा, जनगणना, नगरीकरण वगैरह आएगा, समसामयिकी आएगी, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी आएगी। आपके दिवस वगैरह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन सबको भी देखेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग भारत का इतिहास एवं संस्कृत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में एक-एक क्वेश्चन आपको जानदार, शानदार तरीके से देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी लोग बस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक बता दीजिएगा। चलेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है? आपका सही आंसर होना चाहिए रावी नदी के तट पर है। अगर आगे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा की खोज कब हुई, तो 1921 में। किसने? दयाराम साहनी ने किया। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी के समझ आता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य किस रियासत से संबंधित है? कौन-सा? बंगाल है जो। तो इसके बारे में पूछा गया, तो आप यहाँ पर कहेंगे समताता से। किसमें? समताता से। अब यहाँ पर बेहतरीन चीज़ ये इस पुस्तक में दी गई है कि आपकी बाकी चीज़ें भी शेयर कर दी गई है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में देवका है, तो आपके कहा गया है कि बंगाल राज्य समताता रियासत से, असम राज्य देवका से, कामरूप आपका नेपाल, असम असम राज्य देवका और कामरूप से, नेपाल देश नेपाला, उत्तराखंड आपके कर्तपुरा रियासतों से संबंधित था। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब रहा? 335 से लेकर 375 ईस्वी तक रहा। कहा गया है कि गुप्त राजवंश के चौथे शासक और समुद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी के रूप में समुद्रगुप्त थे। ठीक है? अगर पूछ लिया जाए, यहाँ पर प्रश्न आपका बनता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? लिखिएगा। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो आप क्या बोलोगे? श्रीगुप्त ने। किसने? श्रीगुप्त ने। ठीक है? अगर आपसे पूछ लिया जाए गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे?
अंतिम शासक कौन थे? तो आप क्या बोलोगे? विष्णुगुप्त थे। ठीक है, कौन थे? विष्णुगुप्त जी थे। है ना? ऐसे आप बता भी सकते हो। ठीक है, ओके, यहां तक की सारी बातें। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। प्रश्न अच्छा क्यों है? कि कालिदास ने अपने नाटकों की भाषा किसमें, या कालिदास के नाटकों की भाषा किसमें थी? तो आप यहाँ पर ये तो बता दोगे कि संस्कृत में थी। किसमें थी? संस्कृत में थी। लेकिन अब सबसे अच्छी बात यह है कि आपने तो बता दिया कालिदास की भाषा किसमें थी? संस्कृत में, है ना? तो नाटकों की भाषा जो है संस्कृत में थी। अब यहाँ पर उनके नाटक कौन-कौन से, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कथाएं। तो आगे अभिज्ञान शकुंतलम थी, आपके विक्रमोर्वशीयम थी, मालविघ्न मित्रम थी। उसके बाद कहा गया है आपसे कि महाकाव्य कालिदास के कौन-कौन से थे? तो आपके रघुवंशम और कुमार संभवम, तथा इनके अगर खंड पूछ लिए जाए, इनके खंड कौन-कौन से? तो मेघदूतम और आपके ऋतु संहार हैं। तो इम्पोर्टेंट जो चीजें हाईलाइट की गई हैं, ये आपके दिमाग में भी हाईलाइट होनी चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अब ये मत सोचना यहाँ पर उत्तर दिख रहा है, बाकी जो चीजें दी जा रही वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे आते हैं। आगे कहा गया है कि किस राजवंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण और आपके शास्त्रीय युग कहा जाता है? तो किसमें? तो आप कहोगे गुप्त वंश को। अभी मैंने आपको बताया कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। तो गुप्त वंश के शासन काल का समय जो था 240 से लेकर के 550 ईस्वी तक था। और यहीं पर अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, पूरी आप कथा पढ़ लोगे तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं, बाकी सब कुछ उसी प्रश्न पर है कि स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा गया, क्योंकि गुप्त काल के दौरान भारतीयों ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में गुप्त साम्राज्य के शासक श्रीगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त, जो मैंने आपको बता दिया पहले। अब आगे आते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो आई होप बहुत शानदार है, लेकिन बड़ा गलत है। ठीक है ना? अगर पूछ लिया जाए, इत्सिंग एक चीनी यात्री था, उसने किसके शासनकाल के दौरान भारत दौरा किया था? हर्यक वंश, गुप्त वंश, चोल वंश या मौर्य वंश से? बताएंगे जल्दी से। आप सभी लोग इसका सही उत्तर बता पाओगे क्या? कितने लोग अच्छा इस प्रश्न का सही उत्तर बता पाएंगे? किसके शासन काल में आया था? ये कोई बता सकता है क्या? बताइयो। अगर किसी को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो बताएंगे। तो इससे 7वीं सदी में आया था। ठीक है, की यात्रा, लेकिन वो हर्षवर्धन के शासन काल में भी नहीं आया था, तो हर्यक नहीं होगा। ठीक है, तो वेनसांग होता तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, बल्कि चालुक्य और पल्लव शासन के दौरान जरूर आए थे, जो कि ऐसा कुछ भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इसे बाहर कर दिया गया था। इसका कोई अंक किसी को नहीं दिया गया था। ठीक है, यही बात पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है और यहाँ पर बताया गया है कि इसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, क्या निरस्त कर दिया गया था? आगे आते हैं। कहा गया इत्सिंग एक चीनी यात्री था जो भारत भ्रमण पर कब से कब, तो ये देख सकते हो, तो 671 ईस्वी से इसने 10 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया। इसकी पुस्तक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं में समकालीन है। अगर पूछ लिया जाए इत्सिंग की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? कमेंट करके बता सकते हो। बताएंगे आप सभी लोग। अगर किसी को पता है तो आप सभी लोग इनकी पुस्तक का नाम बताएंगे। इनकी पुस्तक का कौन-कौन नाम बता सकता है? कमेंट करके बताएं। कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना? ठीक है, ओके। हाँ, आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं, ये भी आप सभी लोग बताते चलना। इनकी पुस्तक का नाम जरूर बताइयो, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का एक रिकॉर्ड हुआ करता था, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि बौद्ध धर्म या बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं थी। ठीक है ना? तो यही इनकी पुस्तक है। और रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन एज आपके प्रैक्टिस इन इंडिया एंड दी आपके मलयम काव्य आर की पिलगो। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के समझ आता है
क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। आई होप तो 2009 में उत्तर प्रदेश के सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक सीमित थी, या स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई थी। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ का सही आंसर क्या होगा, आलमगीरपुर। ये आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान भी माना गया है। देखेंगे इस पुस्तक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया गया। अगर पूछ ले आलमगीरपुर है कहां पर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, यूपी के मेरठ में है। ये भी आपको याद रखना है, कहां पर, यूपी के मेरठ में। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा कहां पर है, मांडा, जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। अभी वर्तमान में इसको आप लद्दाख बोल सकते हैं। कहां पर, लद्दाख। आलमगीरपुर कहां पर, तो मेरठ पूर्वी सीमा, सबसे पूर्वी सीमा किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की। और सबसे पश्चिमी सीमा तो सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में, और सबसे दक्षिणी सीमा तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में। आगे आते हैं, अगला प्रश्न कहा गया वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप का भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे, किस स्तूप में मिले थे। तो आप कहेंगे आपके चौखंडी स्तूप में। कहां पर है, तो आपके बनारस के सारनाथ में है। ठीक है ना, तो कहां पर है, बनारस में है। आप कहेंगे वर्तमान उत्तर प्रदेश के चौखंडी स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले। चौखंडी स्तूप एवं धमेक स्तूप सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो जो चीजें हाईलाइट की जा रही उनको याद करना आपका कर्तव्य होना चाहिए। आगे कहा गया ब्यास का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, ब्यास का प्राचीन नाम, तो आप क्या कहेंगे, बिपाशा हुआ करता था। क्या, बिपाशा। ठीक है, बिपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। ब्यास नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से एक है। यह कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आता है आप सभी के समक्ष। और क्लास कैसी लगती जरूर बताइए। ये हाईलाइट वाला कैसा आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। कहा गया प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आप कहेंगे अभिनव गुप्त जी हैं। कौन है, अभिनव गुप्त। ठीक है, कहा गया प्रसिद्ध कृति आपके तंत्रलोक के लेखक अभिनव गुप्त है। यह कश्मीर के महान तांत्रिक, दार्शनिक, योगी और सौंदर्य शास्त्र के विद्वान थे। इन्होंने कहा गया आपके शराद्वैत, वेदांत और तंत्र और महाकाव्य पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। तो इनके याद करके रखना है। इन्होंने शराद्वैत वेदांग भी लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगत का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो आप कहेंगे कौटिल्य ने। किसने, कौटिल्य ने। ठीक है, तो कौटिल्य ने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगत का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कौटिल्य के अनुसार, किसके अनुसार, तो कौटिल्य के अनुसार राज्य में 7 घटक होते हैं। कौन कौन से वो घटक होते हैं, तो पहला घटक आप देखेंगे स्वामी या राजा, मंत्री, भूमि दुर्ग या किला, घोष कहा गया कोष या खजाना, सेना कहा गया सहयोगी या मित्र। प्राचीन भारत में राज्य की शासन व्यवस्था इसी सप्तांग सिद्धांत पर आधारित थी। तो क्या, स्वामी, राजा, आमत या अमात्य या मंत्री, जनपद में भूमि, दुर्ग में किला, कोष में खजाना, खंड में सेना और मित्र में सहयोगी आते थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया मत्स्य कटिकम या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी। अब बताएंगे इसका सही उत्तर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अब बताएंगे, कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो आप कहेंगे मत्स्य कटिकम किसकी होगी, शूद्रक की, या आपके चारुदत्त की, या आपके बसंत सेना की, या कालिदास की। तो आप कहेंगे शूद्रक जी की है। किसकी है, शूद्रक जी की। कहा गया मत्स्य कटिकम नाटक को शूद्रक ने लिखा था। यह नाटक संस्कृत साहित्य की एक प्रसिद्ध कृति है और इसमें प्रेम, सामाजिक संघर्ष, राजनीतिक विषयों को दर्शाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं।
12 क्या कह रहा है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ साहित्य, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और उसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना गया है। तो आप कहेंगे नाट्य शास्त्र। कौन सा होगा? नाट्य शास्त्र इंपॉर्टेंट है, याद करके इसको रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो आगे नाट्य शास्त्र प्राचीन भारतीय ग्रंथ, संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है। तो आगे आपके भरत मुनि ने इस ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? भरत मुनि ने। आगे आते हैं, तो आगे विनय पटक पुस्तक किससे संबंधित है? विनय पटक कौन सी पुस्तक है? तो आपसे पूछा गया है विनय पटक। ठीक है, विनय पिटक, सॉरी विनय पटक नहीं, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? आप कहेंगे कि बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ के नियम है या बौद्ध संघ के नियम है। देखेंगे, तो आगे विनय पिटक, जो विनय पिटक की बात कही गई है, तो विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। इसमें संघ के बिच्छुओं और बिच्छुड़ियों के लिए बनाए गए नियमों का, इसका नियमों का संग्रह तथा नियमों को तोड़ने पर किए जाने वाले तो आगे आपके प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। यह पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। इंपॉर्टेंट है, याद करके आप लोग रखेंगे। कौन सी भाषा? पाली भाषा। तो आगे किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहा गया है या आयुर्वेद के विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बोलोगे? आप कहेंगे चरक संहिता को। किसको? चरक संहिता को। आयुर्वेद का विज्ञान के रूप में आचार्य चरक की चरक संहिता को जाना जाता है। किसको? आचार्य चरक की चरक संहिता को जाना जाता है। ठीक है, चरक का योगदान भारतीय चिकित्सा शास्त्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा चरक संहिता को आयुर्वेद प्राचीनतम और प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह ग्रंथ मानव शरीर रोगों के निदान और उपचार के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपकी थोड़ी सी छोटी छोटी ड्यूटियां होंगी और ये पुस्तक की पीडीएफ पाने के लिए भी आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं। आइए, कहा गया वेदों में मानव अधिकारी को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया। वेदों में, तो आप कहेंगे समानता में। किसमें दर्शाया गया? समानता में। अगर पूछ लिया जाए कहाँ की बात कहेगी? वेदों में मानव अधिकारियों को या मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा, तो समानता में। वेदों में मानव अधिकार को समानता की अवधारणा से दर्शाया गया। वेद मानव अधिकारों की निम्नलिखित बातों पर बल देता है: समानता, शांति, न्याय, करुणा, स्वतंत्रता। तो ये आपको 5 याद करके रखना है: समानता, न्याय, स्वतंत्रता, शांति, करुणा। अगला प्रश्न आपका है, कहा गया पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसकी? पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो आप बोलेंगे कि आपकी कांचीपुरम में थी। कहां पर? कांचीपुरम में। कहा गया पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी में की थी। इस वंश की राजधानी आपके कांचीपुरम पर थी। कहा गया आपके मदुरई पांड्य राजवंश की, तंजावुर और चोल राजवंश मैसूर वाडियार राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, मैसूर की वाडियार राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया प्रभावती गुप्त, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रभावती गुप्त जी। प्रभावती गुप्त जी गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? क्या पूछा गया? बेटी थी। तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। किसकी? समुद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। कहा गया प्रभावती देवी, कौन देवी है ये? प्रभावती देवी। प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को क्या? भारत का निपोलियन कहा जाता है। क्या? निपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी तथा स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। ठीक है, तो यहां से क्या याद रखना है? ये सारा का सारा याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, बताएंगे? तो क्या बोलोगे? सुदर्शन झील का निर्माण, देखो कई नाम आते हैं,
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और उनके गवर्नर आपके पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में किसने? तो आप कहेंगे पुष्यगुप्त वैश्य ने। याद कर लो इनको, पुष्यगुप्त, कहां चला गया भाई, पुष्यगुप्त वैश्य ने, ठीक है, वैश्य ने। ओके, अगला प्रश्न आता है, कहा गया प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से, तो सबसे पहले ये शब्द ही इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति तो किसने? तो हरिशेन जी ने। किसने? हरिशेन जी ने, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने? हरिशेन। तो प्रयाग प्रशस्ति अगर पूछ लिया जाए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन द्वारा संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा में किया गया। इस कहा गया प्रशस्ति से ही गुप्त काल के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती। गुप्त काल में संस्कृत भाषा में अनेक धार्मिक ग्रंथ और नाटकों की रचनाएं हुई, जिनमें कालिदास के आपके ऋतुसंहार, मेघदूतम, शूद्रक के मत्स्य कहा गया आपके मृच्छकटिकम आदि। ये किसकी है? तो शूद्रक जी की है, ठीक है, कालिदास की आपके ऋतुसंहार और मेघदूतम है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि मथुरा के पास, कहां पर? कहा गया मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित हुई थी? तो आप कहेंगे कुषाण की। किसकी? कुषाणों की, ठीक है, किसकी? कुषाण की। तो मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित हुई। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। कौन था? कुजुल कटफिसेस। याद कर लो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कौन? कनिष्क। इसी के कनिष्क के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? उत्तर देंगे। कुषाणों की प्रथम राजधानी आपकी पुरुषपुर या पेशावर थी तथा दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। कौन सी? मथुरा हुआ करती। तो इसलिए ये फैक्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा गया प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने 16 महाजनपदों की, मतलब कितने महाजनपद? तो आप कहोगे 16 महाजनपद। कितने? 16 महाजनपद। तो आपके जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, अच्छा जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में कौन सा? तो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपद थे। उनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे। कौन कौन से? आप कहेंगे कुरु, पांचाल, सुरसेन, वत्स, आपका कौशल, मल, काशी, चेद। ये उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद, 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद कहां पर थे? उत्तर प्रदेश में ही उपस्थित थे। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा। कहा गया कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है? तो होली को। किसको कहते हो? होली को, ठीक है। किसको कहा जाता है? आप कहेंगे होली को। तो होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार एवं पर्व हिंदू पांचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन है चैत्र मास की प्रथम तिथि। अनेक प्रकार के रंगों से होली खेली जाती है। आगे आते हैं, आगे इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? ठीक है, तो कितने आस्था के स्तंभ? तो आप कहेंगे 5 आस्था के स्तंभ। कितने? 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए देखते हैं, आगे इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा 5 आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें कहा गया आपके तौहीद, कलमा पढ़ना, नमाज अदा करना, ठीक है, रोजा रखना, जकात अदा करना और हज करना। ये इंपॉर्टेंट है। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब 570 से लेकर के 632 ईस्वी में किए थे। 622 ईस्वी में उन्होंने मक्का की ओर हिजरत की। यहीं से इस्लामी संवत का प्रारंभ माना जाता है। इनका पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? कुरान शरीफ माना जाता है। क्या? कुरान शरीफ। जैसे हम लोगों को क्या रामायण मानी जाती है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ भाई, रामायण महाभारत, वैसे यहाँ पर कुरान शरीफ। तथा उपासना स्थल को मस्जिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्जिद कहा जाता है, ठीक है। जहां पर जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं वैसे ये लोग मस्जिद जाते हैं। कहा गया भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष हुआ?
1853 में हुआ। कब? 1853 में। अगर पूछ लिया जाए गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, लगभग 34 किलोमीटर। ठीक है। रेलवे लाइन का संचालन ग्रेट इंडियन आपके पेनिनसुलर रेलवे द्वारा किया गया था। आगे आते हैं। आगे कहा गया नृत्यकी या आपके डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? तो मोहनजोदाड़ो से। कहां से? जोदड़ो से या मोहनजोदाड़ो से। तो नृत्यकी या डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से खोजी गई थी। कहां? सिंधु घाटी सभ्यता से खोजी गई थी। हड़प्पा से एक पुरुष नृत्यक की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई जो कला की दृष्टि से काफी उन्नत है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला की उत्कृष्ट स्थिति थी। इस काल की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई और सिंधु घाटी की कलाकार धातु पिघलाना और दो धातुओं के संयोग से मिश्रित धातु बनाना जानते थे। आगे आते हैं। कहा गया मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और महाभारत को कहा जाता है। किसको? आप कहेंगे महाभारत को। अभी जैसे मैंने बताया महाभारत। ठीक है। कहा गया रामायण और महाभारत दो महाकाव्य जो मानवता को भारत दो सबसे बड़े उपहार के रूप में प्रदान करता है। रामायण के बारे में अगर रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा 24,000 श्लोकों और 7 खंडों में लिखा गया है। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए रामायण के 7 खंडों के क्रम बताएं, लिख सकते हो क्या? सबसे पहले कौन सा कांड आता है? तो सबसे पहले आप कहेंगे बालकांड। लिख लो भाई, बालकांड। राम के बचपन की घटनाएं कौन आता है? बालकांड। बालकांड आप लिख लेना, हम बता देते हैं। दूसरा आता है अयोध्या कांड। कौन सा? अयोध्या कांड। ठीक है, अयोध्या कांड। तीसरा आता है आपका अरण्य कांड। कौन सा? तो आप कहेंगे अरण्य कांड। और चौथा आता है आपका किष्किंधा कांड। कौन सा? किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड। ठीक है। और पांचवा आता है आपका सुंदर कांड। कौन सा? सुंदर कांड। छठवां आता है आपका लंका कांड, है ना, लंका कांड। और सातवां आता है आपका उत्तर कांड। उत्तर कांड। ये 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। ठीक है। ठीक है, या 7 खंड भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए इनके बारे में, पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से रामायण के कांडों में सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा कांड तो रामायण में बाल कांड जो है सबसे बड़ा है। कौन सा? बाल कांड, याद रखना। और सबसे छोटा आपका किष्किंधा कांड है। कौन सा? चौथे नंबर वाला किष्किंधा कांड है। ठीक है ना। और रामायण में कुल 7 कांड है, मैंने बता दिया। बाल कांड, है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। सबसे बड़ा कांड भी बाल कांड है। ठीक है ना। और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। देखो आगे क्या इसमें कहा गया है, आइए जान लेते हैं जो इसमें दिया गया है। ठीक है, इसे आपके कहा गया चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाभारत के रचयिता आपके वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? वेद व्यास जी को माना गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। किसके लिए? महाभारत में मूलतः 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता। अब नाम में गलती नहीं करना। ठीक है, ठीक है ना, नाम में। वर्तमान में इस महाकाव्य में श्लोकों की संख्या 1 लाख से अधिक है, इसलिए इसे आपके सत्य साहसी संहिता के नाम से जाना जाता है। क्या? सत्य साहसी संहिता के नाम। इस महाकाव्य को 18 पर्वों में विभाजित किया। किसमें? 18 पर्वों में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। ठीक? इतनी चीजें याद करेंगे। आगे आते हैं। क्लास कैसी लग रही वो जरूर बताइएगा। ठीक है ना। और क्या लेना चाहते हैं क्लास में के अकॉर्डिंग, तो उसके बारे में भी आप कमेंट करेंगे तो वो भी देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है। आ जाइए, अगला कहा गया कि भीतरी भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल में। तो सबसे पहले भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय की है, जो आपके किस शासन काल से संबंधित? तो आप कहेंगे स्कंदगुप्त से। किससे है? स्कंदगुप्त से। ठीक है ना, आपको ये भी याद रखना है। भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय का
समय का है, ठीक है, किसके, गुप्त काल के समय का, ठीक है। जो शासक आपके स्कंदगुप्त से संबंधित है, किससे, स्कंदगुप्त से संबंधित है। इस स्तंभ का निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्तंभ का शीर्ष शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति है और इस पर संस्कृत से एक विस्तृत अभिलेख अंकित है। किस भाषा का प्रयोग, संस्कृत का। अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली और याद करो, स्कंदगुप्त की वंशावली, पुष्यमित्र तथा हूणों से हुए युद्ध का विवरण मिलता है किसमें, तो भीतरी स्तंभ लेख से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे कालिदास के मालविघ्न मित्रम, किसके, मालविघ्न मित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र कौन सा था, तो आप कहेंगे पुष्यमित्र। पुष्यमित्र था, कौन था, पुष्यमित्र था, ठीक है। तो कवि कालिदास द्वारा रचित मालविघ्न मित्रम की रचना के नायक विदिशा के राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे तथा इस रचना की नायिका आपके कहा गया मालव देश की राजकुमारी मालविका थी। कौन थी, ये मालव देश की राजकुमारी हुआ करती थी। यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है। कालिदास की प्रथम नाट्य कृति भी आपकी मालविघ्न मित्रम है। आगे निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन के सांख्य पद्धति के संस्थापक माना के रूप में जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो आप क्या बोलोगे कि कपिल ऋषि। कौन है, कपिल ऋषि। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह अद्वैत वेदांत के विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अगर पूछ लिया जाए तो संख्या संबंधी या विश्लेषण है, ठीक है। अगला आता है, अगला प्रश्न आप सभी के समझ कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस लिए जानी जाती है, तो आप कहेंगे वहां उच्च वर्ग के लोग बसते हैं, इसलिए जानी जाती है। क्या, उच्च वर्ग के लोग बसते हैं। सिंधु सभ्यता की बसावट ज्यादातर 2 भागों में बटी थी। पहला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र जहां उच्च वर्ग रहता था तथा दूसरा नगर क्षेत्र जहां सामान्य वर्ग निवास करता था। नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं हुआ करते थे या नहीं थे, ठीक है। आगे वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए आपके व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किसके लिए प्रयोग किया गया, व्रीहि। तो आप क्या बोलोगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर चावल के लिए। किसके लिए, चावल के लिए। वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया गया है, जौ के लिए, ठीक है, मान उड़द के लिए, मुदंग मूंग के लिए, गोधुम गेहूं के लिए। आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। कहां पर, यजुर्वेद में मिलता है आपका। अगला आते हैं, अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था। बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था, तो कौन सा था, तो यहां पर आप कहोगे सही आंसर से कपिलवस्तु है। कौन सा, कपिलवस्तु। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बन जाता है, यूपीएसआई में पूछा गया है 2017 में। आगे आते हैं, यूपीएसआई, यूपीपी और होम गार्ड के लिए सारी क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कहा गया बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता आपके सुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कोली वंशी थी और इनका लालन पालन आपके विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। कालांतर में राहुल तथा यशोधरा दोनों बौद्ध भिक्षु बन गए थे, ठीक है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे सोम जो है, सोम ऋग्वेद के किस, ऋग्वेद के नर देवता से संबंधित था, तो आप कहेंगे यहां पर आंसर पौधों से संबंधित था। किससे, पौधों से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर था, ठीक है। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। ये बिल्कुल सच है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पूजा करते, प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। सोम को वनस्पति देवता, वनस्पति देवता उषा को प्रगति एवं
उत्थान देवता, अश्विनी को विपत्ति हरण देवता, पूषण को पशु देवता, ठीक है ना, मारुत को आंधी तूफान का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता, तथा आपके ग्रह को आकाश का देवता सबसे प्राचीन, इंद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता था। अब अगर मैं यहाँ पर कहूं कि एक लाइन केवल कोई इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी गलत होगा, क्योंकि यहां से लेकर के ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको इंपॉर्टेंस पता चलेंगी, आरओ के लिए भी, पीसीएस के लिए भी, यूपीएसआई 2025 का जो पेपर लास्ट दिसंबर या जनवरी में होने वाला है उसके लिए, यूपीपी की जो वैकेंसी आने वाली उसके लिए, और यूपी होमगार्ड के लिए तो है ही, ठीक है ना, यूपीएसआई में ही पूछा गया ये प्रश्न है। कहा गया आपके अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी है? अब बताएंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी है। आप यहाँ पर सही आंसर देंगे सोलंकी राजवंश की। किसकी है? सोलंकी राजवंश। ये कुछ राजधानियां हैं, इनको याद भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है कि ये राजवंश है, ये राजधानियां हैं, तो आइए देख लेते हैं। कहा गया राष्ट्रकूट की राजधानी आपके मानेखेत, मित्रा कहा गया मिताका की राजधानी वल्लभी, पाल की राजधानी मुंगेर, और सोलंकी की राजधानी आपके अहिलवाड़ है, ठीक है। तो ये याद करना है आपको। आगे आते हैं, कानिकुब्ज किस शहर का प्राचीन नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट है। बात किसकी की गई? कानिकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो आप कहेंगे कन्नौज का। किसका है? कन्नौज का, ठीक है। तो कानिकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है। कानिकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय भी था। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कौन? कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है, सभी लोग जानते होंगे। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनवाया था? किस वास्तुकार ने? तो आप कहेंगे महागोविंद ने। किसने? महागोविंद ने। इंपॉर्टेंट है। कहा गया वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने गिरिब्रिज या राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राजगिरी में कौन सी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी, बताएंगे कौन सी? कोई बताएगा क्या? तो आप कहेंगे प्रथम बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, याद रखना। प्राचीन समुद्री बंदरगाह का आगे आपके मुजरिस, किसकी बात की गई? मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था, बताएंगे। तो किसमें? केरल में, गुजरात में, कर्नाटक में, या फिर तमिलनाडु में? तो आप सही आंसर देंगे केरल में। कहां पर स्थित था? केरल में, ठीक है। प्राचीन बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। तो मुजरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। कौन? मुजरिस, ठीक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने, कहा गया आपके दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कितने घोड़ों की बलि दी गई थी? 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। तो भगवान ब्रह्मा कौन थे? आप कहेंगे भगवान ब्रह्मा जी, ठीक है। कहा गया आपके दशाश्वमेध घाट वाराणसी में है। कहां पर है? दशाश्वमेध घाट कहां पर है? वाराणसी, काशी में स्थित है। कहा गया आपके अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ 10 घोड़ों का बलिदान भी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर कहा गया दशाश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसमें 10 घोड़ों की, कितने घोड़ों की? 10 घोड़ों की बलि दी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में कि मौर्य राजवंश की राजधानी मगध में हुई थी, जो वर्तमान में कहां पर स्थित हो? तो मगध कहां पर है? तो आप कहेंगे बिहार। जियो बिहार के लाला, है ना, ऐसे कुछ बोला जाता ना, जियो बिहार के लाला। तो मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई,
जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से में ही आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं मौर्य राजवंश की स्थापना किसने किया था, कमेंट करो। तो क्या बोलोगे? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था? तो नंद वंश को उखाड़ फेंका और आपके मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में किया था। ठीक है ना। आ जाओ भाई आगे। कहा गया हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी। तो आप क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे कौशल। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या थी? कौशल थी। ठीक है, कौशल। तो आगे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न आप सभी के समझ आ चुका है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 ईसा पूर्व से लेकर के 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत साम्राज्य को बढ़ाया गया। अब बताओगे सही आंसर से क्या हो? आप कहेंगे बिंदुसार जी। कौन? बिंदुसार। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा अच्छा से पढ़ेंगे। अगर आपसे कह दिया जाए बिंदुसार के बारे में महत्वपूर्ण 5-6 बातें बताएं। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को आपके अमित्र घात भी कहा जाता है, सिंह सेन भी कहा जाता है। बिंदुसार मौर्य शासक अशोक के पिता थे। कौन? बिंदुसार। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व, कुछ तथ्य के अनुसार 268 भी है, मृत्यु हुई थी, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो इनके अमित्र गात्र या शत्रुओं का हत्यारा कहा जाता था। किसको? बिंदुसार को। ठीक है ना, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र भी थे। उनकी माता का नाम आपसे पूछ लिया जाए, क्या आप लोगों को पता है क्या इनकी माता का नाम क्या था? तो आप कहेंगे दुर्धरा। क्या था नाम? था दुर्धरा। दुर्धरा था, जो कि जैन लेखक हेमचंद्र के प्रशिष्ट प्रवर्णन पर उल्लेख किया गया है। कहीं और नहीं मिलता है, बहुत कम जगह इनका नाम मिलता है। ठीक है ना। यूनानी इतिहासकार इन्हें आपके अमित्रोचेटस के नाम से कहा। किसको? बिंदुसार को। यूनानी लेखक अमित्रोचेटस के नाम से प्रसिद्ध किया या जानते थे। ठीक है, आगे आते हैं अगले प्रश्न। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर पनपी या विकसित हुई? तो आप कहेंगे सरस्वती नदी के तट पर। कहां पर? सरस्वती नदी के तट पर। ठीक है, याद रखेंगे। कहा गया वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी किनारे विकसित हुई या पनपी? वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को कहा गया अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी। वेदांग सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, कहा गया वैदिक ग्रंथों को व्यथित करने का काम इसी काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 आ चुके हैं। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ रहा है। कहा गया है भारत में पहले कवि के रूप में किसे कहा गया श्रेय दिया जाता है या माना जाता है? तो आप कहेंगे वाल्मीकि जी को। किसको? वाल्मीकि जी को। ठीक है, वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा के आदि महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में या पहले कवि की व्याख्या की गई, पहले कवि के रूप में माना जाता है। इन्होंने हिंदुओं के आदि काव्य रामायण की रचना की। जबकि आपके काव्य तोलक प्रिय द्वितीय संगम काल के कवि थे तथा तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण या आपके तोलक पीएम की रचना किए थे। कौन? ये जो द्वितीय थे, तोलक पियर जी। ठीक है, अब वेद व्यास से हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य महाभारत की रचना किए थे। इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो आप बोलोगे जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। अच्छा, कमेंट करना जैन धर्म का धर्म स्थल या धार्मिक स्थल कहां पर स्थित है ना, सबसे बड़ा कहां पर है? ठीक है, चलो
कहा गया गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गच्छा जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है, जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके? श्वेतांबर के। ठीक है, आगे आता है अगला प्रश्न। कहा गया तृतीय बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीत की बात यहाँ पर देखो आ गई परिषद की, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे पाटलिपुत्र में की गई थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईस्वी या ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आपके मुगल तिस्त पुत्र मुगल कहा गया मुगल पुत्र तिस्त ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजात शत्रु के शासन काल में 483 ईस्वी राजगिरी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आपके महाकश्यप जी ने किया था। कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई तथा अंतिम बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर के कुंडन वन में, और कनिष्क के शासन काल में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र जी ने किया था। किसने? वसुमित्र जी ने। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चारों बौद्ध संगीतियों के नाम, स्थान और उनके अध्यक्ष कौन थे, बताएं। अज अका अक, सबसे पहले तो अका अक याद कर लो। ठीक है, क्या याद करोगे? अका अक याद कर लो। ठीक है ना, क्योंकि 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, तो किसके किसके शासन काल में हुई है ये आपको बताना जरूरी है। तो पहली संगीत राजगिरी में हुई, तो इसके अध्यक्ष महाकश्यप जी थे, और 483 अजात शत्रु के शासन काल में। किसके? अजात शत्रु के शासन काल में। दूसरी जो बौद्ध संगीत हुई वो वैशाली में हुई, और ये कालाशोक के शासन काल में हुई थी। किसके? कालाशोक के शासन काल में हुई थी। और आपका यहाँ सभा काबी या सभा कामी अलग अलग मिलता है, इनके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीत आपके अशोक के शासन काल में हुई थी, यही पूछा ही गया था। अशोक के पाटलिपुत्र में, और आपके मुगल पुत्र तिस्त यहाँ के अध्यक्ष रहे। चौथी बौद्ध संगीत आपके कुंडन वन कश्मीर में हुआ था। ठीक है ना, और कनिष्क के शासन काल में, और यहाँ के अध्यक्ष आपके वसुमित्र थे। लेकिन यहाँ पर उपाध्यक्ष भी बने थे। कौन? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे अश्वघोष जी थे। कौन थे? अश्वघोष जी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे आते हैं, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो आप कहेंगे कौन थे? पहले इसको हाईलाइट कर देते हैं, चलिएगा। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक आप कहेंगे बृहदत्त थे। ठीक है ना, तो मौर्य राजवंश के अंतिम शासक के रूप में आपके बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 183 ईसा पूर्व में की, और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के संस्थापक के चंद्रगुप्त मौर्य थे, तथा उनके प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। अर्थशास्त्र की रचना भी किए आपके चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति से था। किससे? राजनीति से था। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा गया प्राचीन भारत में आपके जमदागिन ऋषि, कौन से ऋषि थे? जमदागिन। जमदागिन ऋषि का आश्रम कहा गया आपके जमानिया में था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। कहां पर है? आप बोलोगे गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, तो प्राचीन भारत में आपका जमदागिन ऋषि आश्रम जमानिया में था, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में है। कहां पर? गाजीपुर जिला। पाल वंश, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो आप कहेंगे गोपाल जी थे। कौन थे? गोपाल। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने, इसकी राजधानी मुंगेर थी, और इस वंश का महान शासक धर्मपाल था। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए धर्मपाल के बारे में 4-5 फैक्ट रियल वाले बताएं, बताएं। इस जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था। अभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट भी चल रहा है। ठीक है ना, तो पूछा जा सकता है। किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, बताएं। बिंबिसार, अशोक, चाणक्य या अजातशत्रु? मगध की राजधानी तो कौन थे? कोई है क्या यहां पर जो बता सकता है? बताएं जल्दी से। मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर से क्या बोलोगे? यहां पर सही उत्तर क्या होगा? तो वैसे तो यहां पर हर्यक वंश कह सकते हो, लेकिन यहां पर
हर्यक वंश तो है नहीं, तो उदयन ने किया था। किसने? उदयन ने। और उदयन भी ऑप्शन में नहीं है, उदयन। ठीक है ना? ठीक है ना? राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। आइए देख लेते हैं ये लोग क्या ऑप्शन बता दिए भाई, है ना? या तो ये क्वेश्चन बाहर कर दिया गया होगा। हाँ, मुझे पता था अजातशत्रु ना बताते। अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र के रणनीतिक महत्व के कारण इसकी किलेबंदी के कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो मेरा आंसर वहां पर सही है, और इस प्रश्न का आंसर डी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका उदयन है। कहा गया वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत काव्य प्रसंगात्मक काव्य आपके प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, कौन कर सकता है भाई? तो आप कहेंगे आपके निकोलो कोंटी थे। कौन थे? निकोलो कोंटी। इतावली यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य, अगर मैं आपसे पूछ लूं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक या प्रशंसा किए रूप से विस्तृत वर्णन किया। यह आपके इतावली यात्री संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाई थे। कौन? हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, ठीक है ना, किया था। ठीक है, कब? 13 संगम वंश की। ठीक है, संगम वंश में विजयनगर साम्राज्य आता है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी तो आप क्या कहोगे? कन्नौज में। कहां पर? कन्नौज में। हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। कहा गया पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था। वंश पूछा जाता है हर्षवर्धन किस काल से संबंधित था या वंश संबंधित था, तो पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को जीत लिया। पश्चिमी भारत में वल्लभी शासक कहा गया ध्रुवसेन को पराजित कर उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हर्ष काल में चीनी यात्री वेनसांग 629 से लेकर 642 भारत आया। हर्षचरित का लेखक कौन था अगर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे बाणभट्ट था। हर्ष का दरबारी कवि भी था। कौन? बाणभट्ट। हर्ष ने स्वयं आपके कहा गया नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपके नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका आगे आते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल याद करके रखो कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था अपने 5 शिष्यों को। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहा गया कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। यह घटना बौद्ध धर्म में किस नाम से जानी जाती? थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे हम इसको। आपके महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 35 वर्ष की आयु में कहा गया आपके उर्वेला में वट या पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी कहां पर दिया? तो आप कहेंगे श्रावस्ती में दिया। इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। किसमें दिया? पाली में दिया। इंपॉर्टेंट है, आगे आते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? किसकी बात कही गई है? 23वें तीर्थंकर कौन थे? आप कहेंगे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन 84वें दिन संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके अनुयायियों को
कहा गया, निर्ग्रंथ कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा गया है। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत थे, कितने? 4 महाव्रत थे। तो आपको ये व्रत याद कर ले, सत्य, सत्य के मार्ग पर चलो, अहिंसा, किसी से मतलब अहिंसा के मार्ग पर चलो, अस्तेय और आपके अपरिग्रह, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ बताएं, बताएं। आगे आता है का प्रतिपादन किया। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने ही 5वें महाव्रत आपके ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन किया। अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति सच में बता रहे हैं कि ये 4 व्रत कर लेता है, 5 व्रत कर लेता है ना, सत्य बोलता है, अहिंसा के मार्ग पर चलता है, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जीवन अपना लेता है, तो भाई उससे बड़ा कोई ज्ञानी हो नहीं सकता है ना। अहिंसा किसी भी जीव को शारीरिक, मानसिक या वाचिक रूप से चोट ना पहुंचा। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोले और सच बोलना चाहिए, है ना, सच का साथ दो, ठीक है ना। अस्तेय, चोरी ना करना, दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना, दूसरों को संपत्ति, दूसरे की संपत्ति अपनी संपत्ति जैसे ही उसका सम्मान करना है। अपरिग्रह मतलब भौतिक वस्तुओं का कागज संचय या लालच ना करना, और जो आवश्यक है बस उसी पर निर्भर रहना। ये नहीं कि हमको जरूरत नहीं है लेकिन चलो 4 दिन के लिए इकट्ठा करके रख लें। जीवन किसका पता है ना, आज है कल नहीं रहेंगे, ठीक है, कल नहीं रहेंगे। आगे आते हैं, और ब्रह्मचर्य का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ तो आप सभी लोग जानते ही हैं, बताएं क्या होगा। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यौन संयम से कहीं अधिक है, बल्कि मन, वचन और कर्म का, जो आपके कर्म हैं उनका संयम बनाकर रखें। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? और दो भाई, कहा गया, अच्छा पेन लेना मुझे। अब बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या कालाशोक, तो आप क्या बोलोगे? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से, कोई है क्या आपकी नजर में यहां पर? अगर आपसे पूछ लिया जाए मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या कालाशोक, इनमें से कौन सा था? यूपी कांस्टेबल 2013 में पूछा जा चुका है, और हम आपको यूपी होमगार्ड के लिए, होमगार्ड के लिए और यूपीपी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, यूपी एसआई के लिए, ये सारी हिस्ट्री की क्लास है। अब आप इसे ध्यान से देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सही आंसर बिंबिसार लगा सकते हो। आगे आता है, बिंबिसार का शासनकाल, बिंबिसार का शासनकाल क्या था? तो आप कहेंगे 445 से 444 से लेकर 492 ईसा पूर्व, अजातशत्रु का 492 से लेकर 460, और उदयन का 460 से लेकर 444, कालाशोक या आपके काकवर्ण का शासनकाल 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व। उपयुक्त कालानुक्रम देखने से विदित है कालाशोक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था, ठीक है ना। तो क्या लगाओगे? कालाशोक, ठीक है, चलो सही कर लेना वहां पर, कालाशोक, ठीक है ना, बिंबिसार नहीं, ठीक है। कालाशोक कौन होगा? कालाशोक, ठीक है। आ जाओ भाई, ठीक है, आगे आते हैं। दिए गए विकल्प के अनुसार कालाशोक मगध का अंतिम शासक, जबकि वास्तव में मगध वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद। महापद्म का 8वां पुत्र था, महापद्म का 8वां पुत्र, जो सिकंदर का समकालीन हुआ करता था। ये लाइन आपको याद करके रखनी है। आगे आते हैं, वहां पर ऑप्शन नंबर डी सही कर लेना ना, वो लगा ही देते हैं क्योंकि पीडीएफ देंगे तो ऐसा ना हो कि आपको, ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है, बिंबिसार ना होकर कालाशोक। आ जाओ भाई, तो आगे आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध है, तो क्या है? तो आपके खगोल विद्ता है, ठीक है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान खगोलवेत्ता हैं, ठीक है, ठीक है, क्या है? महान खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। साथ में
यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती। किसने बताया सबसे पहले? आर्यभट्ट जी ने। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। खगोल शास्त्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के कारण भारत का प्रथम उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया गया था। क्या? उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दे दिया गया। कहा गया सांची का स्तूप, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? अशोक ने करवाया भाई। किसका? सांची का स्तूप। ठीक है, तो सांची सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया। यह प्रसिद्ध स्तूप इसका भव्य तोरण द्वारा तथा उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकार भारत की प्राचीन कला तथा मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। कहा गया सांची की स्थापना तथा बौद्ध धर्म व शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान है। धर्म व पर्यटन में संगम या सांची को 1989 में, कब? 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया है, तो ये भी याद करना है। कहा गया श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो आप कहेंगे जैन मत से। किससे? जैन से। कहा गया श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस आने पर मगध साधुओं में मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बंट गया। कहा गया स्थूलभद्र, अब यहां से थोड़ा सा अलग करते हैं। कहा गया स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए या श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, तथा आपके कौन से? तो आप कहोगे कि भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर या नग्न रहने वाले, और इसके संस्थापक आप कौन? कहा गया आदि भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाना। ये हवाओं को अपना वस्त्र मानते थे, ठीक है ना, बाकी वो नग्न नहीं रहते थे, ठीक है। जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी हैं। कौन है? ऋषभदेव जी है। जातक कथा संबंधित है किससे? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध से। किससे संबंधित? गौतम बुद्ध से। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों से संरक्षित किया गया। इनमें 35 कहानियां, कितनी? 35 कहानियां, जिनका संकलन उपदेश देने के लिए किया गया था। इनकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के समक्ष। किस सिख ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? किस नाम से? आनंद कारज के नाम से की थी। तो किस सिख गुरु ने? तो आप कहेंगे गुरु अमरदास जी ने। किसने? गुरु अमरदास जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखो, आगे श्री गुरु अमरदास सिख के तीसरे गुरु थे। कौन से? सिख के तीसरे गुरु। इन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की। इस विवाह का पंजीकरण पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था। अब सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू अधिनियम के तहत न होकर आनंद कारज एक्ट 2012 के तहत होता है। कब आया है आनंद कारज? एक्ट 2012 में। अगला प्रश्न आपका यहीं से बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, ठीक है। देखो, कहा गया है कि दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? तो फाहियान ने किया था। किसने? फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान के यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 3 वर्ष, याद करो, पाटलिपुत्र में रहा था। पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर भी बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन भी किया था फाहियान ने। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है। कुल वेदों की संख्या कितनी? 4 है। अब इसको तो गलत ना करना, 4, ठीक है। कितने वेद हैं? 4 हैं। तो वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? क्या क्या नाम है बताएं? 4, ठीक है। वेदांगों की संख्या 6 और पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद बताया जाता है। सामवेद और यजुर्वेद बीच के हैं, ठीक है ना। सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए ये सबसे
ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें मंत्र और स्तुतियां शामिल है जो प्राचीन परंपराओं और नियमों को समझाते हैं। यजुर्वेद सब इसमें यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है। गद्यात्मक सूत्र और नियम है। सामवेद या मंत्रों के गान और केंद्रित और उसमें संगीत और धुनों का संग्रह। लेकिन जो अथर्ववेद है इसमें जीवन की व्यवहारिक पहलुओं जैसे प्रौद्योगिकी, आरोग्य, जादू टोना और दवा से संबंधित जानकारी अथर्ववेद से ही मिलती है। आगे आते हैं। कहा गया प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित में से निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में है? तो आप क्या कहेंगे कि हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो के या कालीबंगा के? तो यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी मतलब बी ऑप्शन। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहा गया आपके मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। कहा? रावी नदी के बाएं तट पर है, ये भी याद करना। मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला कहा जाता है, एक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी खोज का श्रेय राखलदास बनर्जी को प्राप्त है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। ठीक है ना, ये भी याद करना है। सिंधु सभ्यता के अन्य भारतीय स्थल जैसे रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में, रंगपुर गुजरात में, सुरकोटडा गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर या लद्दाख भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख कहने में। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले भारत में बसने वाले कौन थे? पहली बार, अरे आर्य कब से पढ़ा रहे हैं ना, तो आर्य लोग थे। कौन थे? आर्य लोग थे। ठीक है, पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोग आर्य थे जिनका अस्तित्व 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा है। भारत में मुगल 1526 में तथा अंग्रेज 1600 ईस्वी के आसपास आए। कहा गया वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा होगा? तो अभी जस्ट मैंने बताया वेदों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा? आप कहेंगे ऋग्वेद होगा। क्या होगा? ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद वही वेद है जिसमें आपके मंत्र और स्तुतियां शामिल हैं। ठीक है, आगे आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा गया ऋग्वेद सनातन धर्म हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत भी है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार का सबसे पहली रचना मानते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की बात कही गई। वही बात हम आपको बार बार बता रहे हैं। आगे आते हैं, जरा ध्यान से गौर से इस प्रश्न को पढ़ना और जानना। कहा गया बौद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंधित स्थलों को सुमेलित करें। ठीक है, ये सुमेलित करते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि बौद्ध से संबंधित तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो आप कहेंगे बोध गया में। प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। निर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी? कुशीनगर में। तो आप यहाँ पर सही आंसर क्या लगा सकते हो? आपको क्या लगता है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या बोलेंगे? ए इज राइट आंसर। ठीक है, वही बात यहाँ पर पूरी बता दी गई। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यमेव जयते किसकी बात कही गई? सत्यमेव जयते तो कहां से लिया गया? आप कहेंगे मनुस्मृति से लिया गया, भगवत गीता से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया, या आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहां से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। या भारत का आदर्श वाक्य है जो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? हंसने वाले हो, सबसे पुराना पूछा गया है। सबसे पुराना महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी या महाभारत? गलती से महाभारत ना लगा देना, मेरा बस कहने का उद्देश्य इतना था। तो क्या होगा? रामायण। क्या बोलोगे? रामायण। रामायण तथा महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि और वेद व्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथ। रामायण वाल्मीकि द्वारा और महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा। ठीक है, परंतु कालक्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, महाभारत में मूर्ति पूजा आरंभ करने
मूर्ति पूजा प्रारंभ करने का लगभग कब से संकेत है? तो आर्यों के काल से ही है। कब से? आर्यों के काल से ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर से। ठीक है, वह उत्तर वैदिक काल के आते आते यज्ञ पूजा तथा अन्य धार्मिक कर्मकांड होने भी लगे थे। अगला आता है क्वेश्चन 68, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? तो आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। किसकी? आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। ठीक है, यूपीएसआई 2001 में उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिकों ऋषि मुनि के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है। यह मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं जो आर्यों के दर्शन और उनके सिद्धांत को वर्णन करती हैं, उनके सिद्धांत का वर्णन करती हैं। आगे आ जाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन हैं आपके और देते चलना। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक भी है। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वेद काल की प्रतीक है या सिंबल है? तो आप कहेंगे दहेज प्रथा। तो कहा गया निम्न में दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल का प्रतीक। इस काल में विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दिया जाता, जो कालांतर में दहेज के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, तो सूती वस्त्र निर्यात किए जाते थे। क्या बोलेंगे? सूती वस्त्र। तो सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में एक प्रमुख सभ्यता है। इस सभ्यता में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, हाथी के दांत की बनी हुई वस्तुएं या मन के आदि इत्यादि हुआ करते थे। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने चांदी के सिक्के चलाए? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। कहा गया चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। इन सिक्कों का गरुड़ अंकित था। इन सिक्कों पर क्या गरुड़ अंकित था ना, ये गरुड़ बने थे। और गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के दीनार के नाम से, कौन? दीनार, तौल में 144 ग्रेन तथा चांदी के सिक्के रूपक नाम से और 32.36 ग्रेन के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्वर्ण युग के नाम से। कहा गया गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का आज भाई आगे आते हैं। किसकी बात कही गई? चित्रकारी का सबसे अच्छा उदाहरण या नमूना कहाँ मिलता है? तो आप कहेंगे कहां पर? अजंता की गुफा या अजंता चित्रकारी पर। कहां पर? अजंता की चित्रकारी। तो अजंता की चित्रकारी गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना है। अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का, किसका? देवताओं का जितनी प्रचुरता और जीवता के साथ चित्रण किया गया है, वह भारतीय कला के प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय है। अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया है। इसकी खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, कहा गया पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो आप कहेंगे पेशा था। ठीक है, कहा गया पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा या कर्म था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया। ऋग्वेद के 7वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया। कौन कौन से वर्ण बताए गए हैं? बताएं। 10वें मंडल में, 7वें नहीं, 10वें मंडल में। ठीक है, तो कौन कौन से वर्णों की बात कही गई है ऋग्वेद में? तो आप क्या बोलेंगे, है ना? सभी लोग बताएं कौन कौन से वेद बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ण थे बताएं। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, कितने वर्णों का? तो आप कहेंगे 4 वर्णों का बताया गया है। ठीक है, 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 कौन से वर्णों का उल्लेख किया गया है? बताएं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बताए ना, लिखे आप कमेंट शूद्र। ठीक है, आ जाओ भाई। भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई? तो आर्यों के काल से। ये प्रश्न पीछे भी आ चुका है। ठीक है, भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन पूर्व आर्यकाल या वैदिक काल से ही रहा है।
भगवान कृष्ण के काल में नाग कौन से भाई, लिख लो, नाग, नाग, यक्ष, इंद्र आदि की पूजा की। वैदिक काल के पतन और आपके कहा गया अनिश्वरवादी धर्म के उत्थान के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ गया। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? इंपॉर्टेंट, समाज की प्रकृति क्या थी, इसका सही आंसर बताएंगे। तो कहा गया ग्रामीण थी, नगरी थी, या आपके कबायली थी, या अर्ध नगरी थी, बताएंगे कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? नगरी थी, ग्रामीणी थी, या फिर अर्धनगरी थी, या आपकी कबायली थी? क्या बोलोगे? नगरी थी या शहरी थी, कुछ भी कह सकते हैं ना, शहरी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाइए भाई अगले क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता एक नगरी व्यवस्था सभ्यता थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है, जिनमें से कुछ परिपक्व अवस्था में पाए गए हैं। अशोक महान के बारे में असत्य नहीं है। अशोक महान के बारे में क्या सत्य नहीं है? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, सही है। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया, ठीक है। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाया, ठीक है। इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी, ये बात सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या बोलेंगे? डी इज राइट आंसर, ठीक है। कहा गया अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का एक राजा अशोक को कहा गया देवा नाम में प्रिय एवं आपके प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। सबसे पहले ये याद कर लो, ठीक है। कहा गया कलिंग पर विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म प्रचार को विदेश में जैसे नेपाल में, श्रीलंका में, सीरिया में, मिस्र में, यूनान, अफगानिस्तान भेजा। अशोक के अभिलेखों की भाषा यूनानी या प्राचीन मागधी हुआ करती थी, या मगधी भाषा हुआ करती। इनकी लिपि ब्राह्मी या आपके खरोष्टी लिपि हुआ करती थी। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो आप कहेंगे उच्च स्थिति थी, बढ़िया स्थिति थी, आज की जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। वैदिक काल में कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था तथा पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई और समय दर समय गिरती चली गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया प्राचीन राजवंश, उत्तर के चक्कर में मत पढ़ना कि उत्तर दिख रहा, आप केवल प्रश्न को पढ़ना, समझना और अपना उत्तर देना। प्राचीन राज्य वंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो वकाटक वंश, कौन सा वंश? वकाटक वंश। वकाटक वंश आप कहेंगे 250 ईस्वी से लेकर 510 ईस्वी तक विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण तथा विंध्य शक्ति द्वारा वंश स्थापित होने के कारण इसे विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था। अब विंध्य शक्ति को शिलालेख में वकाटक वंशकेतु कहा गया, वंशकेत कहा गया। 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित और आपके सुसंस्कृत था, ठीक है। तो याद करके रखना है। आगे आता है कौन सा राजा चोल वंश से संबंधित नहीं था? प्रश्न पूछा गया है कौन सा राजा चोल वंश संबंधित नहीं था। अगर आपसे पूछ लिया जाए चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे अनंत वर्मन जी नहीं थे। अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश का प्रतापी राजा था, जिसने कलिंग पर 71 वर्षों तक शासन किया। इन्हीं के काल को कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया। कहा गया आपके विजयालय, आपके परांतक फर्स्ट तथा आपके आदित्य प्रथम चोल वंश के शासक हुआ करते थे, ठीक है। आगे आते हैं। 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा था? अब ये आपका छोटा सा क्वेश्चन हो गया, ऋग्वेद था। कहा गया वेद धर्म हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि इनके मंत्रों का परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, इसमें देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र तथा देवी देवताओं के गुणों का वर्णन कविता और छंद के रूप में
वर्णित है। शेष 3 आपके वेद सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है। ठीक है, आगे आता है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है। आप सभी लोग अपना अपना उत्तर, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आगे है, बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया? तो बुंदेलखंड की बात कही, कहा बुंदेलखंड की। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर शासन किसने किया? तो चंदेल वंशों ने किया। बुंदेलखंड पर चंदेल वंश ने शासन किया और इस वंश के संस्थापक आपके ननुक ने किया। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि चंदेल वंश का स्थापक कौन था या संस्थापक कौन था, तो क्या बोलोगे? ननुक ने किया। ठीक है ना, ननुक। ठीक है, ननुक। इनका साम्राज्य उत्तर में यमुना नदी से लेकर सागर मध्य प्रदेश या मध्य भारत तक आपके धैशान नदी से विंध्य पहाड़ियों तक फैला था। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम शासक कागे आपके परम परमादिदेव को पराजित किया। किसको? परमादिदेव को पराजित कर कालिंजर पर अपना अधिकार कर लिया। अतः 1205 में चंदेल राज्य दिल्ली में मिला लिया गया। कब मिलाया गया? तो 1205 ईस्वी में। 1205 ईस्वी में। ठीक है, तो चंदेल वंश के अगर अगर पूछ लिया जाए चंदेल वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो परमार्दी देव था। ठीक है, या वीर वर्मन द्वितीय भी इनको कहा जाता है, या आपके परमर्दी भी कहा जाता है, या आपके कहा गया परमर्दी देव भी कहा जाता है। कहा गया निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो आप क्या बोलोगे? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। कहा गया त्रिपिटक बौद्ध धर्म किससे? बौद्ध धर्म का आधारभूत मुख्य ग्रंथ है। आइए, इसमें सुत्त पिटक आता है। इन कागे या पिटक त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों का संग्रह मिलता है। अगला आता है विनय पिटक। बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम दिए गए। अगला आता है आपका अभिधम्म पिटक। इस पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या दी गई है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा अंतिम तीर्थंकर 24वें आपके महावीर जी थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर जी को ही माना जाता है। अजंता गुफाओं का निर्माण किसके काल में? तो आप कहेंगे गुप्त काल में हुआ था। किसके काल में? तो आपका सही आंसर यहाँ गुप्त काल। क्या लगाओगे? तो आप कहोगे गुप्त काल। गुप्त काल। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा द्वारा प्रेरित, या महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। भारत की प्राचीन राजधानी क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र हुआ करती थी। कौन सी राजधानी हुआ करती थी? तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र। तो प्राचीन भारत के राजनीतिक का केंद्र होने के कारण पाटलिपुत्र को भारत की प्राचीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र को अब पटना नाम से जाना जाता, जो भारत के बिहार राज्य की राजधानी व सबसे बड़ा नगर भी है। कहां पर है? बिहार में है। भारत के शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? तो आप कहेंगे मथुरा में नहीं है। कहां पर नहीं है? मथुरा में। ठीक है, तो आप कहेंगे आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए देश में 4 मठों, कितने मठों की? 4 मठों की स्थापना किए थे। वो कौन कौन से मठ थे? तो आप कहेंगे बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारिका गुजरात में, श्रृंगेरी कर्नाटक में, पुरी उड़ीसा में। चारों के चारों याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है आप सभी के बीच में, गायत्री मंत्र का वर्णन कहां पर? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, किसकी बात कही? गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र का वर्णन तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। और सूर्य को समर्पित इस मंत्र के रचयिता विश्वामित्र जी हैं। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न करने वाले को होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। कौन होंगे? तो आप बोलेंगे वाल्मीकि जी। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण
रामायण के रचयिता वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का आपके अनुपम महाकाव्य रामायण लगभग 24,000 श्लोकों का महाकाव्य है। इसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के तथा वेद व्यास महाभारत के रचनाकार हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? तो आप कहेंगे प्रशासन का। किसका? प्रशासन का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन का चित्र का वर्णन करता है। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी के महामंत्री थे। यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक सूत्र शैली गद्य शैली में लिखी गई, ये भी याद कर लो। कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समाज के 4 वर्णों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का उल्लेख भी किया है। अगर निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? आप कहेंगे समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ करता था कौन? तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, समुद्रगुप्त को किसने कहा है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के से उसके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति की रचना हरिश्चंद्र ने की थी। इसका वास्तविक लक्ष्य आपके कहा गया रणबंध या पृथ्वी को बांधना था। अपने विजय अभियानों के उपलक्ष्य में इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा वादन करते हुए भी देखा गया है। उन्हें कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने लिच्छवी, दोहित और आपके कहा गया सर्वराजोच्छेदता, आपके अप्रतिरथ और परशु जैसी उपाधियां धारण की। तो याद कर ले, इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी आपकी ये उपाधियां दी गई हैं, ये वाली, ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो ये थे 90 क्वेश्चन आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित। ठीक है, आगे आपका मध्यकालीन इतिहास है और मैंने जैसे कि बताया कि 400 क्वेश्चन है, तो आपके सबसे ज्यादा आधुनिक काल से इसके लगभग 100 क्वेश्चन थे। तो क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। आपको भी अच्छा लगेगा, इस सेशन को पढ़ के अच्छा लगेगा, जानकर अच्छा लगेगा। और आपको अगर पीडीएफ लेना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको ये रंगी चुंगी भी पीडीएफ दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दी गई, उसको आप क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। मिलेंगे कल मध्यकालीन इतिहास को लेकर, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सर।